हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये क्लास बीएड सेकेंड ईयर की है, जिसके अंदर आज हम जानेंगे वैदिक कालीन शिक्षा, जिसे हम प्राचीन भारतीय शिक्षा भी कह सकते हैं। तो इसी के बारे में जानेंगे। इसका संकुचित अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ क्या है, और इसके उद्देश्य और आदर्श को भी जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम जानेंगे वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ क्या है, जो कि व्यापक और संकुचित अर्थ दोनों अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। अगर बात की जाए व्यापक अर्थ क्या है इसका, तो शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है, यहाँ पर हम वो जो व्यापक अर्थ है ये हम लेते हैं अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है हमारी, उसे हम व्यापक अर्थ के रूप में लेते हैं। जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो हमारी जीवन पर्यंत चलती है, यानी कि जो जन्म से लेकर के व्यक्ति मृत्यु तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीख लेता है, वो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। और ये जीवन भर चलती है। इसके लिए हमें कहीं पर्टिकुलर जगह पे जाने की आवश्यकता नहीं होती, या फिर कुछ किसी व्यक्ति से हमें सीखने की आवश्यकता नहीं होती। वो हम कहीं पर भी किसी से भी सीख सकते हैं। वो हमसे छोटा भी हो सकता है, जो इंसान हमें सिखा रहा है वो हमसे छोटा या बड़ा हो सकता है। तो ये होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। ये शिक्षा जो होती है, शिक्षा को हम ऐसा साधन समझते हैं जो मनुष्य को सभ्य बनाती है या फिर सभ्य व्यक्ति बनाती है और उसके जीवन को उन्नत करती है। और इस तरीके से मनुष्य जो है जीवन भर विद्यार्थी ही रहता है, क्योंकि वह पूरे जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो इस तरीके से शिक्षा का क्या हुआ, व्यापक अर्थ यही हुआ कि मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ ना कुछ वह सीखता रहता है, और इसके लिए उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, या फिर किसी व्यक्ति से, पर्टिकुलर व्यक्ति से मिलने की आवश्यकता नहीं होती, या उसे तैयार होकर के कोई टाइम बाउंडेशन भी नहीं होता है। तो इस तरीके से कहीं भी कुछ भी आप सीख सकते हो, और ये क्या है, व्यापक अर्थ के रूप में हो गया हमारी जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा। अब देखिएगा संकुचित अर्थ क्या है। संकुचित अर्थ को हम औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन बोल सकते हैं। जैसे कि एक जो बच्चा होता है वो विद्यालय जाना स्टार्ट करता है, तो उसका एक टाइम होता है, या फिर आप भी अगर कॉलेज जाते रहे होगे तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। आप कितने बजे जाओगे, फिर वहाँ पे छुट्टी होगी, उसका भी एक टाइम निर्धारित होता है। एक ड्रेस कोड होता है, और वहाँ पर टीचर्स होते हैं, कितने घंटे क्या पढ़ाएंगे, कौन सा विषय। तो इस तरीके से फॉर्मल एजुकेशन जो होती है उसमें हर चीज़ का टाइम डिसाइड होता है, नियम बनाए जाते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, ये फॉर्मल एजुकेशन है, जिसमें आपको ऐसे ही कहीं भी कुछ आप नहीं सीख सकते। उसमें पर्टिकुलर जगह पर ही, यानी कि विद्यालय जा करके ही वहीं पर आपको एक पर्टिकुलर टीचर से ही सिखाया जाएगा। तो ये क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। और अगर वैदिक कालीन के समय बात की जाए, वैदिक काल में शिक्षा का अगर संकुचित अर्थ देखा जाए, ये तो आपने जान लिया कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, और व्यापक अर्थ में हमने इनफॉर्मल एजुकेशन भी जान लिया। तो अब देखिएगा वैदिक कालीन शिक्षा में संकुचित अर्थ क्या था इसका। तो बालक जो थे उस समय के टाइम पे वो अपने जीवन के कुछ वर्षों तक, वहाँ पर भी एक रूल रेगुलेशन होता ही था, एक बाउंडेशन होता था कि कब तक आप पढ़ाई कर सकते हो। जैसे आज के टाइम पे भी ऐसा होता है कि हम सभी अगर 21-23 के हो जाते हैं, तब तक हमारी जो है स्कूलिंग तो हो ही जाती है, 18 तक स्कूलिंग हो जाती है, एक पर्टिकुलर टाइम होता ही है। और हमारा जो कॉलेज का है वो भी हो जाता है 21-22 तक, एज तक हमारे ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से तब के समय में क्या होता था कि बालक के जीवन के कुछ वर्षों तक गुरुकुल में रहकर, आज विद्यालय जाते हैं वही तब उसे गुरुकुल बोला जाता था, तो गुरुकुल में रहकर वह ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करता था। उसे घर जाने की आवश्यक वहाँ पर नहीं होता था कि भाई, जैसे आज के टाइम पे बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर छुट्टी हो जाती है, फिर घर लौट कर आते हैं, तो तब ऐसा नहीं होता था। तब उन्हें गुरुकुल में अपने गुरु के पास ही रहना होता था जब तक उनकी शिक्षा समाप्त नहीं हो जाती थी, और वहाँ उन्हें गुरुओं से ज्ञान प्राप्त होता था। गुरु के यहाँ प्राप्त यह शिक्षा जो है व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास करती थी, तथा जीवन में जीविकोपार्जन करने के योग्य भी उन्हें बनाती थी। तो इस तरीके से हम शिक्षा का संकुचित अर्थ हमने यहाँ पर जान लिया, जो कि फॉर्मल तरीके से एक एजुकेशन होती है उसे हम संकुचित अर्थ के रूप में लेंगे, और जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है जो जीवन पर्यंत चलती है, यानी कि जन्म से मृत्यु तक, ये व्यापक अर्थ के रूप में शिक्षा हो गई।
तो ये वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ आपने जान लिया। अब देखिएगा वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे और आदर्श क्या थे। सबसे पहला जो उद्देश्य था ईश्वर भक्ति और धार्मिकता का, क्योंकि वैदिक काल में धर्म को बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता था, धर्म को बहुत महत्व दिया जाता था तब के टाइम पर, और आज भी दिया ही जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि कम हो गया है। तो ऋषि, महर्षि, पुरोहित ये सभी लोग जो है शिक्षा का निर्धारण करते थे और शिक्षा देने का कार्य भी इन्हीं लोगों का ही था। इसलिए इस काल की जो शिक्षा थी यानी कि वैदिक काल की शिक्षा, इसका मुख्य उद्देश्य यही था ईश्वर भक्ति करना और धर्म के नियमों का कठोरता के साथ पालन करना। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ संस्कारों की व्यवस्था थी जो बालक को अपनाने ही पड़ते थे। जैसे बालक को नियम पूर्वक दैनिक कार्य करने होते थे, वह अपने गुरु के साथ रहकर कुछ दैनिक कार्य करते थे, पूजा पाठ करते थे वहाँ पर, और सारा जो वातावरण है वो धार्मिक भावना से भरा पूरा था, यानी कि धार्मिक वातावरण ही वहाँ पर दिया जाता था, जिससे बच्चे जो हैं वो अपने धर्म के प्रति आकर्षित हों और उसका प्रचार प्रसार भी कर सके, उनके अंदर धार्मिकता की भावना की भी बढ़ोतरी हो। तो इस तरीके से सबसे जो पहला उद्देश्य है वो ईश्वर भक्ति और धार्मिकता का था। अगला उद्देश्य है चरित्र निर्माण का, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर का। तो वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बालक का चरित्र निर्माण करना, उनके कैरेक्टर का जो फॉर्मेशन करना था। उस समय एक विद्वान से लेकर के एक चरित्रवान व्यक्ति उत्तम समझा जाता था, और मनुस्मृति में ऐसा कहा भी गया है कि उन वेदों के विद्वानों से उनका जीवन पवित्र नहीं है, वह व्यक्ति कहीं अच्छा है जो सच्चरित्र परंतु वेदों का कम ज्ञान रखता हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास उसका चरित्र ही अच्छा नहीं है और उसके पास वेदों का ज्ञान है तो वह व्यक्ति अच्छा नहीं माना जाएगा, जबकि एक ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र अच्छा है, भले ही उसके पास कम ज्ञान हो, वेदों का ज्ञान वो कम रखता हो, वह व्यक्ति अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर इसका आशय ये हुआ। गुरुकुल की शिक्षा में चरित्र निर्माण पर ज़्यादा बल दिया जाता था कि भाई जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, उनका चरित्र निर्माण हो सके। ये नहीं कि बस खाली किताबी ज्ञान उन्हें दे दिया जाए, और तब तो किताब चलती भी नहीं थी, किताब कोई प्रिंट नहीं होता था। तो इस तरीके से वहाँ पर चरित्र पर ध्यान दिया जाता था बच्चे के, उनके धार्मिकता पर ध्यान दिया जाता था कि धर्म के प्रति वो वहाँ पर उनकी भावना अच्छी हो सके। तो इस कार्य के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, पाठ्य पुस्तकों में सदाचार के उपदेशों का समावेश, आचार्यों के द्वारा सदाचार के उपदेशों को सुनने, राष्ट्र के महान पुरुष जो थे उनकी पुनरावृत्ति की जाती थी, उनको सुनाया जाता था, उनके बारे में बताया जाता था विद्यार्थियों को, तथा छात्रों के चरित्र का निर्माण करने के लिए वहाँ का वातावरण वैसा सृजन किया जाता था कि बच्चे का चरित्र का निर्माण हो सके। तो ये हमारा दूसरा उद्देश्य है। अगला देखिएगा, व्यक्तित्व का विकास करना, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना। तो वैदिक काल की शिक्षा में व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काफ़ी ध्यान दिया जाता था। व्यक्तित्व में आत्मसम्मान की भावना हो, आत्मविश्वास हो, एक व्यक्ति के अंदर आत्मसंयम हो, न्याय करने योग्य हो, विवेक हो, कुशल वक्ता हो, वह अच्छे से बोल सकता हो, वाद विवाद करने की योग्यता उसके अंदर हो, आदर्श चरित्रवान होना, ये सारे गुण आवश्यक माने जाते थे, और यही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये वहाँ पर अच्छे से इन सब पर ध्यान दिया जाता था। तो इस कार्य के लिए व्यक्ति में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मसंयम, इन सभी गुणों का विकास बालकों में वैदिक काल की शिक्षा में किया जाता था। और समय समय पर जो गोष्ठियाँ हैं वह भी की जाती थी, उसमें भाषण देने का बच्चों को अवसर दिया जाता था कि वे भाषण दे सके, जिससे उनके अच्छे वक्ता होने का जो भावना है वो आ सके, साथ ही वाद विवाद करने की योग्यता उनके अंदर आ सके। तो ये सब गुण जो हैं बालकों में लाए जाते थे, ये काम गुरु का होता था। इनका केवल सैद्धांतिक पक्ष ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि क्रियात्मक पक्ष को भी महत्व दिया जाता था, जिससे वे हर चीज़ में आगे बढ़ सके। अगला उद्देश्य था नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने योग्य बनाना। एक बालक को सामाजिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य का पालन करने के योग्य बनाना भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य था।
देखिएगा, इनके लिए बच्चों की भावना स्वार्थ रहित होकर दूसरों के लाभों को ध्यान में रखकर शिक्षा देना था कि भाई जो बच्चे हैं वो स्वार्थी ना हो जाएं, इस पर भी ध्यान दिया जाता था। बालकों को इस बात का बोध कराया जाता या समझाया जाता कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना है, समाज में अपना जीवन व्यतीत करना है, तो सभी के साथ आपस में संबंधित रहकर सभी से तालमेल बिठा करके समाज के लोगों के साथ उनको अपना परिवार समझ के समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व उन्हें करना है, सारी बातों का ज्ञान उन्हें कराया जाता था। गुरुकुल की शिक्षा समाप्त करके जब शिष्य जो है वो अपने गुरुदेव से अलग होने लगता, यानी कि जब वो अपने घर जाने लगता, तो गुरु से अतिथि सत्कार, दीन दुखियों की सहायता करना और साथ ही समाज सेवा, इन सभी के उपदेश भी देते थे ताकि बच्चा जो है वो अपने भविष्य में अच्छा बन सके, अच्छे कार्य कर सके और अतिथि सत्कार कर सके, दीन दुखियों की सेवा कर सके, ये सारी भावना उसके अंदर आ सके। अगला उद्देश्य है सामाजिक कुशलता का विकास करना। तो वैदिक कालीन शिक्षा में बालक को समाज में रहकर अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने की भी शिक्षा दी जाती थी। इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी कि भाई जब जो बालक है वह जब उसकी शिक्षा समाप्त हो जाएगी उसके बाद वो कोई व्यवसाय करेगा जिससे वो जीवन यापन कर सके, तो इसकी भी शिक्षा दी जाती थी, जिससे बालक अपने व्यवहारिक जीवन में किसी प्रकार की असफलता का सामना न कर पाए और उसको शिक्षा के द्वारा जीविकोपार्जन के योग्य बना दिया जाता था। उस समय वर्ण व्यवस्था भी विकसित हो गई थी। छात्रों को अनेक वर्ण के अनुसार ही कार्य की शिक्षा दी जाती थी। इस तरह की शिक्षा प्राप्त करके वे केवल अपने परिवार और समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का कल्याण करने के योग्य माने जाते थे। अगला जो है उद्देश्य वह है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना। तो वैदिक कालीन संस्कृति का एक उद्देश्य ये भी था कि राष्ट्रीय संस्कृति जो है उसका संरक्षण और प्रसार करना। तो उनको इस प्रकार की, जो वहाँ पर शिष्य होते थे, उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी कि वे अपने साहित्यिक जो हमारी संस्कृति है उसको बनाए रखें। उनको ऐसी शिक्षा दी जाती थी जो अपने जो बच्चे हैं वो अपनी संस्कृति को समझ सकें। और क्या यहाँ पर देखिएगा वर्ण व्यवस्था तो वहाँ पर थी ही, इसके अनुसार लोग, इसी के अनुसार कार्य भी होता था, वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही। और उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाती थी वो अपने सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक परंपरा का संरक्षण कर सके, उसे सुरक्षित रख सके। तो परिणाम स्वरूप क्या होता था, राष्ट्रीय संस्कृति सुरक्षा को बड़ा बल मिलता था क्योंकि ये चीज़ें वहाँ गुरुकुल में ही सिखा दी जाती थी। जैसे परिवार का बड़ा जो होता था यानी कि मुखिया या फिर पिता अपने पुत्र को अपने व्यवसाय की शिक्षा देता था। ब्राह्मण वेदों को कंठस्थ कर लिया करते थे तथा उसे अपने शिष्यों को कंठस्थ करा देते। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती है हमारे परिवार में या फिर वर्ण व्यवस्था के अनुसार, तो उसी तरीके से वहाँ पर शिक्षा दे दी जाती थी। तो इस तरीके से क्या है कि हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ पाए, इसका संरक्षण भी हो पाए, इसका प्रसार करने के लिए गुरुकुल में ही विद्यार्थियों को शिक्षा दे दी जाती थी। तो दोस्तों ये आज का हमारा ये टॉपिक था। इसमें अभी और भी कई सारी चीज़ें बची हैं वैदिक कालीन शिक्षा में, जो कि आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। तो ये वीडियो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगा तो। और अगर चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।